नमस्ते फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेशों की। ये टॉपिक बीए पार्ट 3 की जो सेकंड बुक है, सेकंड पेपर है भारत का भूगोल, उसमें चलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हर एग्जाम में यानी हर वर्ष में जो एग्जाम होते हैं उसमें अवश्य ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि भारत के भौतिक प्रदेशों के प्रकारों के बारे में बताते हुए दो भौतिक प्रदेशों का खुलकर वर्णन कीजिए, यानी दो भौतिक प्रदेशों के नाम दे देगा, इनका वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, अपन को सब कुछ करना होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये जान ले कि भौतिक प्रदेशों को, भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है भारत के भौतिक प्रदेशों को। आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, सीरीज में आपको 4 देखने को मिलेगा, लेकिन दो जो इसमें 6 है, ठीक है, बुक में 6 दे रखा है, उसको खुलकर दे रखा है, और सीरीज में आपको 4 देखने को मिलेगा। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है, और ये जो 6 प्रकार हैं वो इस प्रकार है कि पहला जो प्रकार है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसका जो क्षेत्रफल है, यानी ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है ये प्रदेश, उसकी बात कर रहा हूँ। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरे प्रदेश की बात करते हैं, उत्तरी मैदानी प्रदेश, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल आप जान लो कि 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये कम रहेगा क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें ही ये प्रदेश फैला हुआ है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्षेत्रफल इसका जान लो 3 लाख यानी 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। और चौथा है आपके सामने प्रायद्वीपीय पठार, यानी प्रायद्वीपीय पठार, इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, सबसे इन 4 में से सबसे ज़्यादा इसका ही है, यानी अधिक भाग पर यही फैला हुआ है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है ये प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और 5वें तटीय प्रदेश, ठीक है, और 6वां द्वीप समूह है। यानी सीरीज में आपको 4 प्रकार ये देखने को मिलेंगे, तो ये 2 प्रकार इसी में ही लगा दिया गया है इस सीरीज में, जैसे प्रायद्वीपीय पठार तथा तटीय प्रदेश ऐसे लगा दिया, और एक प्रदेश इसमें जोड़ दिया, तो वही बात आ जाती है। 6 प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो ये भौतिक प्रदेश हैं, ये 6 भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसको भारत का जो मैप है उसके आधार पर भी समझना होगा, तभी आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो जो पहला भौतिक प्रदेश है यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये आपको पहला देखने को मिलेगा। ये जो मैंने चिन्ह कर रखा पॉइंटों में, ये सारा जो है ना, ये सारा जो क्षेत्र आता है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आता है, ठीक है। और इसमें आपको आगे मैं खुलकर बताऊंगा इसके बारे में कि हिमालय भी पड़ता है, यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उसके 3 भाग हैं, पार या ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, इसके 3 भाग बांट दिए जाएंगे फिर बाद में, और उनके भी भाग कर दिए गए। तो ये सारा क्षेत्र, जैसे जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये सारा जो नेपाल, भूटान, ये सारा जो क्षेत्र है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। नेपाल और भूटान अपनी भारत के अंदर होने के कारण इनका भी नाम लिया जा सकता है, तो ठीक है। तो ये सारा क्षेत्र आ जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। ये हो गया अपन का, ठीक है। दूसरा उत्तरी मैदानी प्रदेश, ठीक है। उत्तरी मैदानी प्रदेश कौन सा है? ये है उत्तरी मैदानी प्रदेश। ये जो मैंने ब्लू कलर के मैंने पॉइंट कर रखे हैं वो सारा आपको उत्तरी मैदानी प्रदेश देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। भाई अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सारा ध्यान है मेरे को कि नदियों के द्वारा भौतिक प्रदेश, ये जो मैदानी प्रदेश उनका निर्माण होता है। यहाँ पर गंगा बहती है, उसकी सहायक नदी
यमुना बहती है, यहाँ पर भी नदियाँ बहती है, यहाँ पर भी नदियाँ बहती है। तो उनके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, यानी हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, वो नीचे की ओर बहती हुई आती हैं, कुछ इधर बहती हैं तो कुछ इधर बहती हैं। तो उनके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, उनके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तीसरी जो प्रदेश है, दूसरे की बात कर ली, तीसरा जो प्रदेश हमारे पास में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा। मरुस्थलीय प्रदेश अपन के जो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर ये अधिक पाया जाता है। तो ये जो राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान है ये पूरा, और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें अधिक रेत पाई जाती है, इसलिए इसे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ये सारा क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ का जो सारा है। ठीक है, और इसमें राजस्थान का जो पश्चिम क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आप देख लो, श्री गंगानगर थोड़ा बहुत, बीकानेर, ये सारे क्षेत्र हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, और इसका क्षेत्रफल भी बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला है। तो बाकियों के मुकाबले तो बहुत कम ही क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, तीसरे की बात होगी। चौथे की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, चौथा आपको देख रहे हो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार ये जो क्षेत्र है ये मैंने कर रखा है, ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं इसको। तो ये जो सारा क्षेत्र है आपको देखने को मिल रहा है, ये सारा क्षेत्र आपको प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, इसे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भी बोला जाता है। तो चौथा अपन ने क्लियर कर लिया, प्रायद्वीपीय पठार। जो पांचवा है वो अपन को तटीय प्रदेश, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तटीय प्रदेश क्या है कि दक्षिणी का जो सिरा है यह आपको देखने को मिल रहा होगा, यह मैंने टिक भी किया है, ये देखो तटीय प्रदेश, ये तटीय प्रदेश से सारा आ जाएगा। ठीक है, ये सारा जो तटीय इलाके यानी समुद्री तटीय इलाके हैं, आपको यहाँ और यहाँ के ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर। ठीक है, इन दो यानी हिंद महासागर के दो हिस्से हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो उसके ये समुद्र के तटों के पास ही तो स्थित है ना, तो उसको तटीय प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, तो तटीय प्रदेश ये आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट अपन के पास में द्वीप समूह है। ठीक है, द्वीप का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उससे द्वीप समूह है, द्वीप के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे द्वीप मिल जाते हैं तो द्वीप समूह है बन जाते हैं, यानी दो से अधिक यदि द्वीप मिल गए तो उनको मिलाकर अपन द्वीप समूह ही कहते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ पर ये जो द्वीप समूह आपको दिख रहा है ये सारा है ना जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत इसीलिए लिखा है, आप ये बोलोगे कि ये तो भारत के बाहर है, तो भारत में कैसे आएगा? ऑलरेडी इन पर भारत का अधिकार है। ठीक है, इसी कारण अपन इनको भारत के अंतर्गत ले सकते हैं, भारत इसीलिए लिखा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप, वो भी भारत में आता है क्योंकि इस पर भारत का ही अधिकार है। तो इन दोनों द्वीपों को अपन मिलाकर द्वीप समूह बोल सकते हैं। तो छठा जो प्रदेश अपन का आ जाएगा द्वीप समूह है। द्वीप समूह में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। फ्रेंड्स, हमने 6 भागों में भौतिक प्रदेशों को बांट लिया था, तो उसमें से एक भौतिक प्रदेशों के बारे में आज डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश था वो था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, और इस प्रदेश को 3 भागों में बांटते हैं अपन, है यानी इसके 3 भाग हैं। इस भौतिक प्रदेश के 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, पहला जो इसका भाग है वो है पार या ट्रांस हिमालय। ठीक है, दूसरा है हिमालय सिर्फ। ठीक है, तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। 3 भागों में इसको बांटा गया है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को। ठीक है, अब जो पार या ट्रांस हिमालय है इसके 3 भाग हैं, यानी 3 पर्वत श्रृंखलाएं इससे निकलती हैं। पहली जो पर्वत श्रृंखला है वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। दूसरी है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। तीसरी है जास्कर पर्वत श्रृंखला।
यानी ये ऊपर नीचे ही पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में है, पार या ट्रांस हिमालय। जम्मू कश्मीर के ये 3 क्षेत्र हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, ये ऊपर नीचे फैले हुए हैं, तो इनके बारे में खुलकर वर्णन करने वाले हैं अपन। और जो दूसरा इसका भाग है हिमालय, उसमें 3 भाग हैं, ठीक है। पहला है महान वृद्ध हिमालय, जिसे हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, ठीक है, बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय कहा गया है। दूसरा इसमें लघु, यानी इससे थोड़ा छोटा, लघु, निम्न या मध्य हिमालय भी अपन बोल सकते हैं इसको। इसे हिमाचल हिमालय भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक के नाम से अपन जानते हैं, और पूर्वांचल हिमालय का कोई भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपन इनका एक एक करके वर्णन करेंगे, ठीक है, एक एक करके अपन इनका वर्णन करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांट लिया था, ठीक है, जिसमें पार या ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल हिमालय और हिमालय, ठीक है। तो अपन पार या ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 अपन ने देखे थे, 3 प्रकार बांटे थे, काराकोरम, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो काराकोरम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन काराकोरम की। काराकोरम को, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, उसको हिमालय काल में, यानी महाभारत काल में, ठीक है, सॉरी हिमालय काल में गलत बोल दिया, महाभारत काल में कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। महाभारत काल में कृष्णागिरी पर्वत के नाम से इस काराकोरम को जाना जाता था। इसको एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, ठीक है, इसको एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। आप इनकी थ्योरी लिख के आना, ठीक है, ऐसे लिख के आना कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला को महाभारत काल में कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था, इसको एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इस प्रकार आप बढ़िया तरीके से लिख के आना। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, आपने सुना भी होगा K2 को गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो K2 के बारे में मैं बता दूं कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी K2 है और उसको गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8611 मीटर ऊंची पाई जाती है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, ठीक है। पहली जो चोटी है माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी फिर इसके बाद में इसमें कुछ हिमनद भी पाए जाते हैं, यानी ये जो पार या ट्रांस हिमालय है उसमें कुछ हिमनद भी पाए जाएंगे। हिमनद कौन कौन से होते हैं इसमें? सियाचिन हिमनद, सबसे महत्वपूर्ण हिमनद सियाचिन हिमनद है। बाल्टोरो, साल्टोरो, हुंजा, वेफो, स्पर आदि महत्वपूर्ण हिमनद इसमें पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सियाचिन है वो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है इसको, यानी सियाचिन जो हिमनद है उसको विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इस पर जबरन सियाचिन हिमनद पर अधिकार कर लिया था, लेकिन भारत ने 1984 में मेघदूत ऑपरेशन चलाकर 1984 में सियाचिन हिमनद को अपने अधिकार में कर लिया। यह युद्ध स्थल था, उसको अपने अधिकार में कर लिया। सियाचिन हिमनद में नुब्रा नदी निकलती है, ठीक है। और नुब्रा नदी किसका निर्माण करती है? नुब्रा नदी नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। अब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है वो भारत के जो जम्मू कश्मीर है
वहाँ पर इस प्रकार से पाई जाती है। यानी ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसके बाद में अपन लद्दाख देखेंगे तो लद्दाख यहाँ जाएगा और फिर उसके नीचे आप जाओगे तो जास्कर श्रेणी आ जाएगी। यानी इस प्रकार है ये, ठीक है। ये आप काराकोरम मान लो, ठीक है। ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला मान लो और ये जास्कर श्रेणी मान लो। तो मैंने एक काराकोरम की बात ही बताई है यहाँ पर। आगे जब मैं बताऊँगा अभी इसी के थोड़ी देर बाद में, तो लद्दाख के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने ये देख लिया, अब लद्दाख के बारे में जानेंगे। इसके बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला की बात कर लेते हैं इसी में। यानी सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानना है अपन को लद्दाख का शाब्दिक, यानी लद्दाख का शाब्दिक अर्थ है लाख दर्रों का घर। यानी लाख दर्रों का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। लाख दर्रों का घर इसीलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, इसलिए इसे लाख दर्रों का घर कहा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें विशेषता ये है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। राकापोशी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 7,788 मीटर ऊंची है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है राकापोशी की? कि विश्व की तीव्र ढलान वाली चोटी है। यानी इसमें ढलान बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी से कहा जाता है। तीसरी विशेषता ये है कि वायु अपरदन के कारण, यानी वायु अपरदन के कारण लद्दाख की चोटी, यानी जो लद्दाख की चोटी है, ये लद्दाख पर्वत मान लो, इसकी जो ये चोटी है वो पठार में तब परिवर्तन हो गई। क्योंकि जब वायु अपरदन होता है ना, वायु में बहुत सारे कण पाए जाते हैं, ठीक है। और जब वो पर्वतों के ऊपरी भाग से टकराते हैं ना, तो उन कणों में और जो पर्वत होता है उसकी चोटी में घर्षण होता है, इसलिए वो धीरे धीरे उसको उड़ाई देती है। यानी ये जो ऊपरी चोटी उड़ जाती है ना, ये पूरी घिस के है ना, ये एक पठार के रूप में ऐसे तब्दील हो जाती है ये, ठीक है। यानी इसकी ऊपरी चोटी उड़ गई। ऐसा ही इसी के साथ हुआ लद्दाख की जो पर्वत है उसी के साथ, यानी वायु अपरदन के कारण इसकी ऊपर की चोटी उठ गई, यानी घिस गई और पठार के रूप में तब्दील हो गई, जिसे अपन लद्दाख का पठार कहते हैं इसको, ठीक है। लद्दाख का पठार के नाम से जानते हैं इसे। दूसरा नाम और है मिनी तिब्बत का पठार भी इसे कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया, वायु अपरदन के कारण लद्दाख की जो ऊपरी चोटी थी, सबसे ऊंची चोटी, वो घर्षण के कारण घिस गई, ऊपर की चोटी धीरे धीरे समाप्त हो गई और वो ये जो चोटी है ये चोटी उड़ जाएगी तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी और ये जो आकृति बनेगी वो पठार ही होता है, इस तरह का ही पठार होता है। तो इसे ही लद्दाख का पठार कहते हैं, मिनी तिब्बत का पठार भी कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट विशेषता इसमें यह है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा, यानी भारत का सबसे ऊंचा पठार इसी को लद्दाख के तिब्बत को, यानी लद्दाख का पठार को ही भारत का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। चौथी विशेषता इसकी ये है कि इसमें सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइड आप देखोगी सबसे ज़्यादा गुणवत्ता एंथ्रेसाइड में ही पाई जाती है। इसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो एंथ्रेसाइड कोयला जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला से निकाला जाता है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद में अपन जास्कर श्रेणी की बात कर लेते हैं। यानी जास्कर पर्वत श्रृंखला, इसकी तीसरी जो पर्वत श्रृंखला है वो है, तो इसको भारत के मैप में देखते हैं, ठीक है। काराकोरम, इसके नीचे आप देखोगे तो ये जो पर्वत श्रृंखला है वो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और ये इसके नीचे आएगा ना, तो इसके नीचे आपको जास्कर श्रेणी देखने को मिलेगी, ठीक है। जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है, पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। तो काराकोरम सबसे ऊपर, बीच में लद्दाख पर्वत श्रेणी और
उसके नीचे जास्कर पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। ये जो है ना, जो भारत के मैप में भी पूछ सकता है कि बताओ काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है और जास्कर श्रेणी कहाँ पर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है वो, ठीक है। अब इसकी विशेषता के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला जो द्रास यानी एक ऐसा स्थान है जास्कर पर्वत श्रेणी में जहाँ पर भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ये जो द्रास है वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है और ये द्रास आपको जास्कर पर्वत श्रेणी में ही देखने को मिलेगा। झील की बात कर लें, ये 2 झीलों का निर्माण करती है, ठीक है। शेषनाग झील, वेरीनाग झील, ठीक है। शेषनाग झील और वेरीनाग झील जास्कर पर्वत श्रेणी में निकलती हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो शेषनाग झील है ना, उससे झेलम नदी का निर्माण होता है, ठीक है। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है, ठीक है। ये झेलम नदी वुल्लर झील का निर्माण करती है, ठीक है। झेलम नदी वुल्लर झील का निर्माण करती है और ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर झील है, जिसका निर्माण झेलम नदी से हुआ है। पहली बात तो ये हो गई झेलम नदी की। दूसरी बात ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा झेलम नदी बनाती है, ठीक है। इसमें एक बात और है कि झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, झेलम नदी। और लास्ट बात इसमें यह है कि अशोक महान द्वारा झेलम नदी पर ही श्रीनगर बसाया गया था, ठीक है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात ये हो रहा है कि जो जोजिला दर्रा है वो जास्कर पर्वत श्रेणी में ही पाया जाता है। यानी ये आप देख रहे हो जास्कर पर्वत श्रेणी, और इसके जो बीच में है ना, इसके बीच में आपको जोजिला दर्रा देखने को मिलेगा, जोजिला दर्रा, ठीक है। दर्रा आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसमें जो बचा हुआ कंटेंट है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स आप कमेंट और लाइक करते नहीं हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को।